गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की 12th क्लास की एग्रोनॉमी क्लास 3rd है, जिसमें हम क्लास 2nd में पढ़े थे पौधों की जलमांग। पौधों की जलमांग क्या होती है मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आता है पौधों की जलमांग पर प्रभाव डालने वाली कुछ बातें थी। 6 पॉइंट मैंने लिखाया था आपको। नंबर 1 था वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। नंबर 2 था आपका सॉइल रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण। नंबर 3 था आपका टेम्परेचर यानी ताप। नंबर 4 था आपका विंड वेलोसिटी यानी कि वायु की गति। नंबर 5 था आपका सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा उर्वरता। नंबर 6 था वीडिंग। ठीक है, अब नंबर 1 था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या है? ह्यूमिडिटी से जलमांग पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ह्यूमिडिटी से जलमांग पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कैसे? वायु की आर्द्रता जितनी कम होगी पौधों की जलमांग उतनी अधिक होगी, और वायु की आर्द्रता जितनी अधिक होगी पौधों की जलमांग उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्या लिखा है? ह्यूमिडिटी से जलमांग पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वायु की आर्द्रता जितनी कम होगी पौधों की जलमांग उतनी अधिक होगी। इसी प्रकार आर्द्रता जितनी अधिक होगी पौधों की जलमांग उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्लियर हुआ पहला पॉइंट। ह्यूमिडिटी क्या है? यानी कि वायु की आर्द्रता जितनी अधिक होगी पौधों की जलमांग उतनी कम होगी, और वायु की आर्द्रता जितनी कम होगी पौधों की जलमांग उतनी अधिक होगी। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट है सॉइल रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण। धूप जितनी अधिक होगी पौधे की जलमांग उतनी अधिक होगी। ठीक है, यही कारण है कि खरीफ और जायद ऋतु की फसल की कंपैरिजन रबी की फसलों में जलमांग अधिक रहती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो है धूप जितनी अधिक होगी पौधों की जलमांग उतनी अधिक होगी। अब यहाँ पे कह रहा है खरीफ और जायद में जो है ज़्यादा पौधों की जलमांग होती है और रबी में कम होती है। कैसे? क्योंकि खरीफ और जायद में ऋतु में बहुत अधिक धूप होती है, इसलिए उसमें पौधों की जलमांग ज़्यादा होती है। और रबी के सीजन में भाई जाड़ों में होती है रबी की खेती, तो यानी रबी ऋतु में जो है फसलों की जलमांग कम होती है क्योंकि धूप कम होती है तब। ठीक है, धूप तेज नहीं होती है उतनी तेज। ठीक, अब नेक्स्ट आता है टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ने से पौधों की जलमांग बढ़ेगी। बिल्कुल, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पौधों की जलमांग बढ़ेगी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट आता है विंड वेलोसिटी यानी कि वायु की गति। अगर हवा तेज गति से चलेगी तो पौधों की जलमांग बढ़ेगी। देखिए क्या लिखा है? तेज हवा चलने से पौधों की जलमांग बढ़ जाती है, क्योंकि हवा जितनी तेज होगी वाष्पीकरण क्रिया उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पौधों की वायु की गति जितनी अधिक होगी पौधों की जलमांग उतनी ही तेज या उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हवा की गति जितनी तेज होगी वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है उतनी ही वाष्पीकरण मैंने बोला था, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ही तेज होगी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट आता है सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा उर्वरता। इसमें क्या है कि भूमि में खाद देने पर पौधों की जलमांग घट जाती है। ज़्यादा उपजाऊ भूमि में इसका प्रभाव कम होता है, लेकिन कम उपजाऊ भूमि में इसका दिए जाने पर पौधों की जलमांग कभी कभी घटकर आधी हो जाती है। कैसे? कि खेतों में जब खाद डाल देंगे तो पौधों की जलमांग घट जाती है, उस टाइम पौधों को जल की मात्रा कम चाहिए होगी। और जहाँ पे ये फर्क, जैसे जहाँ पे जो ज़्यादा अच्छी उपजाऊ मिट्टी होगी, ज़मीन होगी, वहाँ पे उतनी कम होगी, लेकिन वहाँ पे इसका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन जो कम पुअर सॉइल यानी कि कम उपजाऊ भूमि है वहाँ पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। कभी कभी तो पौधों की जलमांग जो है वो घटकर आधी हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पर इसका प्रभाव कम पड़ेगा, यानी कि पौधों की जलमांग रहेगी, और जहाँ पर पुअर सॉइल है वहाँ पे तो कभी कभी घटकर आधी हो जाती। कम दोनों में पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव कम उपजाऊ जमीन पड़ेगी और उपजाऊ जमीन पे इसका प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वीडिंग यानी निकाई गुड़ाई। देखो इसमें क्या है? खरपतवार क्या है? जैसे देखिए, खेतों में मल्चिंग द्वारा खेतों से वाष्पीकरण द्वारा पानी की हानि काफ़ी सीमा तक रोकी जा सकती है। कैसे? मल्चिंग का मतलब है मिट्टी को किसी
परत से ढक देना, यानी कि खरपतवार द्वारा या पेड़ पौधों पत्तियों द्वारा या पुआल द्वारा जो है, इन सब चीज़ों से के द्वारा जो है ज़मीन को या खेत को ऊपरी परत को ढक देते हैं, जिससे पौधों की जलमांग काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, क्या था? ह्यूमिडिटी था। नंबर 2 था आपका सॉइल रेडिएशन। नंबर 3 था टेम्परेचर। नंबर 4 था विंड वेलोसिटी। नंबर 5 था आपका सॉइल फर्टिलिटी। नंबर 6 था वीडिंग। 6 पॉइंट क्लियर हुए। अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए, नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के साधन, यानी कि सिंचाई कैसे किस चीज़ों से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, जो निम्नलिखित दिया हुआ है आपका। जैसे पहला है कच्चा कुआं, नंबर 2 है पक्का कुआं, नंबर 3 है ट्यूबवेल यानी नलकूप, नंबर 4 है बांध और जलाशय, नंबर 5 है तालाब, नंबर 6 है नहर, नंबर 7 है नदी नाले। ठीक है, कच्चे कुएं द्वारा भी सिंचाई कर सकते हैं। एक कोई इंजन बैठाल के उसमें से पानी निकालें। पक्के कुएं से भी वही है, फ़र्क इतना है कुआं तो कुआं होता है, एक कच्चा कुआं भी होता है और पक्का कुआं भी होता है, तो दोनों से सिंचाई कर सकते हैं। नंबर 3 है नलकूप, जो आप ट्यूबवेल से आप जानते हैं कैसे खेत की सिंचाई की जाती है। ठीक है, नंबर 4 है बांध और जलाशय, जैसे कि जहाँ पे जलाशय पानी रुका होता है वहाँ से भी पानी को निकाल कर खेत में सिंचाई किया जाता है। और नंबर 5 है तालाब, तालाबों में भी पानी भरा रहता है और उसमें इंजन बैठाल कर पंपिंग सेट खेत से पानी निकालते हैं। ठीक है, और नंबर 6 है नहरें, नहरों द्वारा भी पानी खेत की सिंचाई की जाती है पानी निकाल कर। ठीक है, नंबर 7 है नदी नाले द्वारा भी खेत की सिंचाई कर सकते हैं। तो ये सब साधन है खेत की सिंचाई कैसे किए जाते हैं, यानी कि सोर्स हैं, यानी कि सिंचाई के सोर्स, यानी कि सिंचाई के साधन है सारे चीज़। और उसके बाद आता है नेक्स्ट सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की पद्धतियाँ 2 प्रकार से हैं। सिंचाई हम कैसे कैसे करते हैं, एक तो होता है तोड़ सिंचाई या अपलावन सिंचाई। ठीक है, तोड़ अथवा अपलावन सिंचाई। नंबर 2 है लिफ्ट सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन या उठाऊ सिंचाई। जैसे कहने का मतलब है, तोड़ में जैसे एक होता है कटुआ पानी, नाले को खोल दिया जाए और वहाँ से पूरा खेत में सीधे नाली द्वारा पानी जाए, वो तो हो गया फ्लड इरिगेशन। इसमें कोई ये नहीं रहता कि पानी मतलब एक नहर है, नहर में नाली होती है, उसको खोल दिया जाता है बिना किसी रोक टोक के, वो पानी फ्लड इरिगेशन बहुत तेज़ी से खेत में जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक हो गया उठाव सिंचाई। उठाव सिंचाई क्या है, जैसे ढेकली, चरसा, राहट, ये सब क्या है, उठाव सिंचाई है। मोटर पंप, जैसे पानी बहुत मतलब पानी का लेवल नहर में नाली तक नहीं पहुंच रहा है, वो काटने से फ्लड इरिगेशन द्वारा पानी नहीं जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे हम रहेट, ढेकली, चरसा, गाँव में दुगला भी बोलते हैं, उसके द्वारा या फिर पंपिंग सेट द्वारा लगा के पंपिंग सेट पानी को निकाला जाता है। ये हो गया लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि कहीं पे इंजन को ले जाके वहाँ पे इंजन लगा दिया जाए और पानी को खेत में सिंचाई किया जाए। ठीक है, पहला था फ्लड इरिगेशन, यानी कि पानी का जलस्तर, कहने का मतलब ये है कि पानी आसानी से नाली में खोलने पे चला जाए, तो वहाँ पे फ्लड इरिगेशन है। वहाँ पे किसी भी चीज़ की ना तो चरसा, रहेट, ना तो पंपिंग सेट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो काटने पर कटुआ विधि से ही पानी चला जाएगा। ठीक है, और लिफ्ट इरिगेशन में क्या है, यहाँ पर हमें किसी न किसी चीज़ की सहायता द्वारा पानी को खेत में भेजने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ली जाएगी, जैसे चरसा, राहट, ढेकली, दुगला, ये सब क्या है, ये। और पंपिंग सेट, आजकल तो सबसे ज़्यादा पंपिंग सेट ही यूज हो रहा है, अब चरसा, रहेट ये सब तो कहीं कुछ यूज होता नहीं है, तो ये क्या है, पंपिंग सेट लगा दिए और खेत में पानी जा रहा है, तो ये है लिफ्ट इरिगेशन, उठाऊ सिंचाई। यानी कि पानी जहाँ भी है वहाँ पे इंजन लगा देंगे और पाइप को लगा देंगे, पाइप खेत से सीधे जा रही है, नाली में पाइप को छोड़ देंगे, वो पानी सीधे खेत में जा रही होगी। ठीक है, अब आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की विधियाँ कैसे कैसे हैं। एक तो है पृष्ठीय इरिगेशन, यानी कि सरफेस इरिगेशन। नंबर 2 है अधोपृष्ठीय सिंचाई, यानी कि सब सरफेस इरिगेशन। नंबर 3 है बौछारी सिंचाई, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन। नंबर 4 है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि टपकेदार सिंचाई। इसमें क्या है, देखिए, पृष्ठीय सिंचाई वही है
जो पानी को खोल दिया जाता है और वो पानी खेतों में पहुंचता है, ठीक है। और नंबर 2 है अधोपृष्ठीय सिंचाई। इसमें क्या होता है कि पानी जैसे कि खेत के नीचे जो है पाइप बिछा दी जाती है और निश्चित दूरी पर इसमें नोजल लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और उसमें जगह जगह खोल दिया जाता है, इससे खेत में नीचे से पानी पौधों को मिलता है। नंबर 3 है बौछारी यानी स्प्रिंकलर। इसमें क्या होता है, खेत में ऊपर से इसे पाइप बिछा देते हैं, जगह जगह नोजल लगा देते हैं और वहाँ पे पानी को जो है बौछार के रूप में खेतों में या पौधों को या फसलों को देते हैं। नंबर 4 आता है ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पर पौधों की जड़ें पर पानी को सिर्फ दिया जाता है, ये है टपकेदार सिंचाई, ठीक है। क्लियर हुआ। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या थे, कच्चा कुआं, पक्का कुआं, ट्यूबवेल और नहर, कैनाल, नदी नाले, झरने बहुत हैं। मैंने 7 पॉइंट लिखाए हैं, ये सफिशिएंट है। ये सारे जो हैं सिंचाई के इक्विपमेंट्स यानी साधन हैं, सोर्स हैं। कच्चे कुएं, पक्के कुएं, नलकूप, बांध और जलाशय, तालाब, नहर, नदी नाले। इसमें कुछ आपको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता है वैसे ही, सिर्फ इसको जाने रहिए आप इतना। इसके बाद आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आराम से, मैं कुछ कहने की बातें नहीं, सब ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन यानी कि पद्धतियाँ। सिंचाई की 2 पद्धतियाँ हैं, एक तो है जो है आपका फ्लड इरिगेशन, दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन मैंने आपको बताया कि पानी को सीधे नालों में छोड़ दिया जाता है, वो है फ्लड इरिगेशन। और लिफ्ट इरिगेशन यानी कि पानी को एक दूसरे मतलब किसी चीज़ की सहायता से पानी को खेत में पहुंचाना, जैसे पंपिंग सेट, चहट, चरसा, ढेकली, ये सब द्वारा जो है पानी को खेत में अगर किया जा रहा है तो वो हो गया लिफ्ट इरिगेशन। अब आता है नेक्स्ट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के 4 मेथड हैं, विधियां हैं। पहला है सरफेस इरिगेशन यानी पृष्ठीय भूमि, पृष्ठीय सिंचाई। और नंबर 2 है अधोपृष्ठीय सिंचाई यानी सब सरफेस इरिगेशन। नंबर 3 है स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि बौछारी सिंचाई। नंबर 4 है ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपकेदार सिंचाई। अब यहाँ पे हमारा पहला लेसन ख़त्म होता है, यानी कि सिंचाई। पहला लेसन क्या था एग्रोनॉमी में, पहला सिंचाई था, इरिगेशन था, वो आज यहाँ पे समाप्त होता है। आज की क्लास सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेकंड लेसन से, ठीक है। आज क्लास इतना ही, थैंक यू क्लास।